हेलो एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है राकेश कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राकेश सर क्लासेस ऑफिशियल पे। और हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 जिसका ये पार्ट नंबर 5 था। तो आइए शुरू करते हैं 5th नंबर के वीडियो से। तो हमने जहाँ 4th वीडियो में एंड किया था वो था फिज़िकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम इसके आगे पढ़ते हैं। इसके आगे है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो आइए समझते हैं कि केमिकल क्लासिफिकेशन का जो हायरार्की है ये क्या चीज़ शो कर रहा है। तो चलिए देखें। तो ये है मैटर का हायरार्की, है ना। मैटर का हायरार्की है। मैटर किसे कहते हैं? तो मैटर उसे कहते हैं जो एक एरिया ऑक्यूपाई करता है और खुद का जिसके पास मास होता है और कुछ एरिया ऑक्यूपाई करता है, उसे कहते हैं मैटर। करेक्ट। अब मैटर के बारे में देखेंगे कि मैटर से हायरार्की बना हुआ है मैटर का, तो उसमें और क्या क्या इसके पार्ट हैं। तो देखिए, मैटर में 2 पार्ट में डिवाइडेड है ये। पहला है मिक्सचर, दूसरा है प्योर सब्सटेंस। ठीक है। मैटर के कितने पार्ट? 2 पार्ट। पहला मिक्सचर, दूसरा प्योर सब्सटेंस। ठीक है। मिक्सचर के अंदर देखेंगे तो मिक्सचर के अंदर भी आपको 2 पार्ट मिल जाएगा। ये जो 2 पार्ट है वो कौन कौन सा है? हेमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। वैसे ही ये जो आपका प्योर सब्सटेंस है इसके भी 2 पार्ट मिल जाएंगे। इसके जो 2 पार्ट है वो एक एलिमेंट है और दूसरा क्या है? कंपाउंड है। एक एलिमेंट है और दूसरा कंपाउंड है। ठीक है, इजी सा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ना। तो हम आइए एक एक करके इन सभी को डिस्क्राइब करते हैं कि इन सभी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एटम। एटम क्या होता है? देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है और बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूज़न बहुत समय तक रहता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए आपको ये जो वीडियो लेक्चर जो मैं दे रहा हूँ ये ज़रूर आपको ध्यान में रखना है और ये याद भी रखना है कि आखिर ये क्या क्या बात हुई थी। तो देखें, इसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम करता है या कंफ्यूज करता है तो एटम एंड मॉलिक्यूल, ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि इसका हिंदी होता है परमाणु और इसका होता है अणु। ठीक है, एटम मीन्स परमाणु और मॉलिक्यूल मीन्स अणु। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इसमें। तो एटम में देखेंगे, एटम किसे कहते हैं? तो एटम वो छोटा से छोटा पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का, वो छोटा से छोटा पार्टिकल जिसे और पार्ट में नहीं डिवाइड किया जा सके, है ना। किसे कहेंगे एटम? वो छोटे से छोटा पार्टिकल जिसे और पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सके उसे कहेंगे परमाणु या एटम। ठीक है, क्लियर है एकदम। सिमिलरली मॉलिक्यूल किसे कहेंगे? तो मॉलिक्यूल कहेंगे जब एटम का ग्रुप हो, मतलब जब 2 एटम मिल जाएं, 2 एटम आपस में, 2 एटम या 2 से ज़्यादा एटम, है ना, 2 या 2 से ज़्यादा एटम जब आपस में मिल जाए तब वो क्या कहलाएंगे? तब वो कहलाएंगे मॉलिक्यूल या अणु। एकदम क्लियर रखना, उल्टा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉलिक्यूल में मिलकर जैसे यहाँ अणु मिलके जैसे यहाँ मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मीन्स एटम मिलके यहाँ मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉलिक्यूल मिलके एटम बन जाए। ठीक है, अपोजिट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसको मैंने एकदम क्लियर कर दिया है कि एटम मिलके ही मॉलिक्यूल बनाया जाता है। 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलते हैं और इनके बीच कुछ अट्रैक्शन होता है।
ठीक है। जब दो एटम आपस में मिलेंगे मॉलिक्यूल बनाने के लिए तो इन लोगों के बीच अट्रैक्शन होगा, है ना। दोनों एटम के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होके एक साइज ले लेंगे और इस साइज को क्या कहेंगे, इस सॉलिड को कहेंगे अणु या मॉलिक्यूल, ठीक है। क्लियर है। अभी देखें सबसे छोटा पार्टिकल तो मैंने बता दिया कि एटम को सबसे छोटा पार्टिकल बोलते हैं, लेकिन मैंने लिखा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्यों लिखा है, तो ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि सबसे छोटा पार्टिकल तो ये था ही, एटम था, वो सबसे छोटा पार्टिकल था हमारे एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल। लेकिन इसे भी तोड़ा गया है, या इसके अंदर साइंटिस्ट ने देखा है, परखा है और समझा है, तो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, प्रोटॉन मिल जाएंगे और न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। किसके अंदर मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो आपको मिलेंगे परमाणु के अंदर, एटम के अंदर मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीनों कैसे मिलते हैं तो मैंने बता चुका हूँ इससे भी पहले कि ये होता है न्यूक्लियस, जहाँ होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। उसके बाद ये होता है फर्स्ट ऑर्बिट, इसके बाद ये होता है सेकेंड ऑर्बिट। ये बना रहे हैं एलिमेंट का स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मूव करते रहते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ मूव करते रहते हैं। तो ये रहे हमारे इलेक्ट्रॉन और ये हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। समझ में आया। तो ये एक सिंगल पार्टिकल की बारे में बात हो रहा है, एक सिंगल एटम का, एक सिंगल क्या एटम के बारे में बात हो रहा है। सिंगल एटम का अगर हम उसको जूम करके देखें, या साइंटिस्ट, हम तो नहीं देखें, साइंटिस्ट अगर इसे जूम करके देखेंगे और साइंटिस्ट इसके अंदर क्या है ये चीज़ पता लगाएं तो उन्हें यही सारी चीज़ें मिलेंगी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही चीज़ें मिलेंगी किसके अंदर, एक वन सिंगल एटम के अंदर मिलेंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे एटम रहेंगे तो सबके अंदर ये मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं एलिमेंट। एलिमेंट किसे कहते हैं, तो एलिमेंट के बारे में देखते हैं। देखो लिखा हुआ है एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंस है दैट इज मेड फ्रॉम अ सिंगल टाइप ऑफ एटम, जो कि बना होता है सिंगल टाइप ऑफ एटम। मतलब कि एटम का एक सिंगल, क्योंकि एटम है ना, एटम है मतलब परमाणु है, तो एक सिंगल टाइप का ही परमाणु मिलकर ही एटम बनता है, एलिमेंट बनता है। सॉरी, एक सिंगल टाइप का ही एटम मिलके ही एलिमेंट बनता है। कैसे, देखें, जैसे कि ये है हमारा हाइड्रोजन, है ना, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये क्या है, ये है एलिमेंट, ये है एलिमेंट। इसके अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे वो हाइड्रोजन से रिलेटेड ही होंगे। जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल, ये एटम, इसके अंदर बहुत सारे एटम होंगे, इसके अंदर बहुत सारे एटम होंगे, एक से बहुत ज़्यादा होंगे, एक से बहुत ज़्यादा, है ना। तो इन एटम की प्रॉपर्टी कैसा होगी, तो इन सभी एटम्स की प्रॉपर्टी होगी सेम, इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, और जो इनकी प्रॉपर्टी होगी वही आपस में इन लोग कंबाइन होके, आपस में इन लोग अटैच होके, जब ये एटम जब एलिमेंट बनेगा तो इसकी प्रॉपर्टी भी वही प्रॉपर्टी होगी जो एटम की प्रॉपर्टी थी। तो ये सेम टाइप के, मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, एकदम सेम टाइप के एलिमेंट्स जब आपस में मिलेंगे, जब सेम टाइप के एटम्स जब आपस में मिलेंगे तभी बनेगा आपका एलिमेंट। सेम टाइप होने चाहिए, इसके कैरेक्टरिस्टिक सेम होने चाहिए, किसके, एटम के, एटम के कैरेक्टरिस्टिक सेम होना चाहिए। तो ये आपस में मिलेंगे और आपस में इन लोग जब इन लोग आपस में संलयित हो जाएंगे, मतलब आपस में दो सारे एटम जुड़ेंगे, तो जुड़ के फिर वो क्या क्या बनते हैं, बनते हैं एलिमेंट, है ना, क्या बनते हैं, एलिमेंट, ठीक है।
अभी आगे देखते हैं। एलिमेंट समझ में आ गया। अब इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देख लेंगे एग्जाम्पल क्या क्या दिए हुए हैं। तो इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं एलिमेंट के AuSi कार्बन ऑक्सीजन, मतलब Au मीन्स गोल्ड, AuSiCO मतलब क्या है? Au मतलब गोल्ड नहीं होता, सॉरी, Au मतलब होता है सिल्वर, सिलिकॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, और इसमें गोल्ड भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा Ag, है ना। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के बारे में तो हमने बात कर लिया है पहले ही, है ना। अभी आगे चल के देखते हैं। तो ये रहा हमारा मॉलिक्यूल, जिसमें हमने बात किया है ग्रुप ऑफ एटम बॉन्डेड केमिकली। देखो केमिकली ऐड होते हैं एटम। अब देखो अब एक से ज़्यादा एटम आपस में ऐड होंगे, जैसे कि एलिमेंट में भी हुआ है ना। एक से ज़्यादा एटम जब आपस में ऐड होंगे, है ना, अगर उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी सारे एटम की क्या प्रॉपर्टी एक जैसे होगी, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एलिमेंट, है ना। और अगर एक से ज़्यादा एटम जो है वो आपस में मिल जाते हैं, सेम प्रोसेस हो रहा है, एक से ज़्यादा एटम आपस में मिल जाते हैं, किसके बेसिस पे? तो केमिकली बॉन्ड हो जाते हैं इन लोग केमिकली बॉन्ड हो जाते हैं। तो जो केमिकली बॉन्ड हो जाते हैं, अब ये क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल। ये क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या है इसमें ये है कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक जो एटम की है वो उतना मेज़र नहीं करता, है ना। सेम रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक अलग भी हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये ऐसा चीज़ है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि ग्रुप ऑफ एटम इसमें भी रहता है, और ये बॉन्ड होते हैं किससे? केमिकली बॉन्ड होते हैं विथ अट्रैक्टिव फोर्सेस, है ना। ये दोनों इनके बीच भी अब जैसे कि ये एटम से जुड़े होते हैं, तो एटम जो है, एटम नंबर 1 और एटम नंबर 2, अगर ये दोनों को आपस में जोड़ोगे, ये दोनों को अगर कंबाइन करोगे, तो आपको मालूम है कि ये दोनों अगर कंबाइन होंगे तो ये दोनों का आपस में क्या होगा? ये दोनों का आपस में अट्रैक्शन का फोर्स होगा, जिसकी वजह से इन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रहेंगे और एक शेप बनाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है? 2 more एलिमेंट कंबाइंड केमिकली कॉल्ड कंपाउंड। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट, जैसे कि मैंने बताया सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? एटम, करेक्ट। अब 2 एटम को आपस में मिला लो, 2 एटम को आपस में मिला लो, तो अब क्या बनेगा? तो अब बनेगा क्या? इसको बोल सकते हैं मॉलिक्यूल, है ना। इसको बोल सकते हैं मॉलिक्यूल। और अगर 2 से ज़्यादा बहुत सारे भी हों, इसमें 2 से ज़्यादा अगर बहुत सारे एटम भी हों, तो इसे कहेंगे एलिमेंट, अब क्या हुई बात होती है कि एलिमेंट, जब एलिमेंट 2 से ज़्यादा हो, जब 2 से ज़्यादा क्या हो? एलिमेंट हो। जब एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट हो, तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या कहलाएगा? तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं ना, तो इन्हें कहते हैं कंपाउंड। क्या बात बताया मैं, समझ में आया आप लोगों को? ध्यान से देखना। जब एक सिंगल एटम होता है तो इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और ये सबसे छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है। और वैसे ही एटम को जब आपस में मिला दिए हम 2 या 2 से, 2 और मोर देन, है ना, 2 और मोर देन जब आपस में मिला दिए, तो एटम से क्या बन गया? एटम से बन गया मॉलिक्यूल बन गया, या फिर क्या बन गया? एलिमेंट बन गया, एलिमेंट बन गया। और जब 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट, क्या होगा अभी? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट, मतलब अब क्या हो रहा है? एलिमेंट 2 और मोर देन, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं, तब अब क्या बन रहे हैं? तो अब बन रहा है कंपाउंड। अब क्या बन रहा है? कंपाउंड। तो याद रखना आप, ये जो
मैंने समझाया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एटम से मिलकर मॉलिक्यूल या एलिमेंट बनाया जाता है या बनता है, और जब एलिमेंट दो से ज़्यादा मिलते हैं तब बनता है कंपाउंड। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलेंगे तो क्या कहलाएगा? कंपाउंड। इसका बेहतरीन एग्जांपल है H2O। यहाँ पे देखोगे दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? H2O, है ना। तो H2O, तो क्या इसमें देखा जाए, एक इसका एग्जांपल देखते हैं H2O का। तो देखें, एक एलिमेंट हाइड्रोजन का है, एक एलिमेंट ऑक्सीजन का है। तो एक चीज़ बताइए, इसमें दो ही एलिमेंट है कि दो से ज़्यादा एलिमेंट है? तो मैं कहूँगा दो से ज़्यादा एलिमेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन के दो क्या है? एटम। हाइड्रोजन के कितने एटम है? दो एटम है। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे एक और हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ये आपस में क्या होंगे? रिएक्शन करेंगे और क्या बनेगा? H2O, मतलब वाटर बनेगा। तो अभी देखें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट है कि नहीं। तो देखें, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट और ये थर्ड एलिमेंट। हालांकि ये दोनों एलिमेंट सेम है, लेकिन आखिर है तो एलिमेंट ना। तो ये कहलाएगा क्या? कंपाउंड कहलाएगा। करेक्ट है? क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अभी बात करेंगे एलिमेंट, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे एलिमेंट किसे कहेंगे। तो देखिए, मैंने पहले ही बता दिया एलिमेंट किसे कहते हैं। तो एलिमेंट कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। एटम के मिलने से ही एलिमेंट बनता है या मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो देखेंगे, एन एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंस और built from simpler substance by any ordinary chemical और physical method। क्या समझ में आ रहा है? इसमें हमको ये समझ में आ रहा है कि एलिमेंट क्या है? एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। एलिमेंट एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है ना। किसका? मैटर का। एलिमेंट किसका फॉर्म है? मैटर का। तो ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे क्या बताया है। यहाँ पे आपको ये बताया है कि अगर मैटर है ना, अगर मैटर है तो एलिमेंट इसका क्या है? एलिमेंट इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। एलिमेंट इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट हो सकता है क्या क्या? सॉलिड एलिमेंट हो सकता है, लिक्विड या गैस, तीनों हो सकता है इसके स्टेजेस। तो मैटर के भी 3 स्टेज होते हैं और एलिमेंट जो है उसके भी 3 स्टेज होते हैं। तो ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर का। मैटर का क्या है? ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। कौन? एलिमेंट, ठीक है। ये हम ऊपर से बात कर रहे हैं। जब अंदर से जाएंगे एलिमेंट के अंदर और क्या क्या होता है, तब हम बात करेंगे एटम के, है ना। दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिलकर एलिमेंट बना है। करेक्ट है। और तो ये चीज़ हो गई हमारा। अब इसके बाद आगे देखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब देखें इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोर देन कैन नॉट बी स्प्लिट, और इसे तोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा बोल रहा है। इस कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिमिलर सब्सटेंस और बिल्ड अ सिंपलर सब्सटेंस। मतलब अब क्या बोल रहा है कि जो एलिमेंट है उसे तोड़ नहीं सकते। तो एलिमेंट जो बना हुआ है, जैसे कि मैंने बताया कि एलिमेंट जो बना हुआ है मैटर का, है ना, एलिमेंट जो बना हुआ है इसे क्या बोल रहा है? इसे तोड़ नहीं सकते। किसमें? इसमें तोड़ नहीं सकते और सब्सटेंस बनाने में। तो एलिमेंट टूटेगा तो ये एटम के फॉर्म में टूटेगा। ये तो टूटता है तो एटम के फॉर्म में टूटता है एलिमेंट। करेक्ट है। तो एटम के फॉर्म में टूटता है तो ये क्या है? ये सब्सटेंस नहीं बना पाएगा। मतलब ये क्या है? ऐसा नहीं है कि एलिमेंट को अगर हम दो भाग में तोड़ दिए तो ये हो गया एलिमेंट 1 और ये हो गया एलिमेंट 2। मतलब ये अपनी आइडेंटिटी तो खो देगा ना। जैसे ये हम इसका कहने का मतलब है कि एक एलिमेंट को अगर हमने 2 पार्ट डिवाइड किया तो ये 2 पार्ट में एलिमेंट नंबर 1 और एलिमेंट नंबर 2 ऐसा कहलाता है। तब ये कहते हैं कि हाँ ये स्प्लिट हो गया है। लेकिन यहाँ तो वो प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे क्या है? एलिमेंट को जैसे ही आप स्प्लिट करोगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? उसके अंदर एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। वो अपनी आइडेंटिटी खो देगा। जो पहले वो एलिमेंट था
वो अपनी आइडेंटिटी खो के एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मतलब वो स्प्लिट नहीं हो रहा है। करेक्ट है। अभी आगे देखते हैं। देयर आर 114 एलिमेंट, टोटल कितने एलिमेंट हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में? 114, मतलब 114 एलिमेंट है, जिसमें से 92 एलिमेंट जो है वो नेचुरल है, नेचर ने दिया है हमें। बाकी के जो आपके 22 एलिमेंट्स बचे, ये इसे क्या किया है, इसे ये आर्टिफिशियल है, इसको क्या किया, ह्यूमन मेड है ये, है ना, ये आर्टिफिशियल है। तो ये चीज़ें होती है कि टोटल ये पीरियोडिक टेबल में हम देखेंगे, पीरियोडिक टेबल आगे पढ़ेंगे, तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 114 एलिमेंट होंगे, जिसमें 92 होंगे वो नेचुरल होंगे, और 22 जो होंगे वो आपके आर्टिफिशियल होंगे। क्या? एलिमेंट। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एलिमेंट के बारे में। करेक्ट। ठीक, आगे चलें। आगे देखते हैं। एलिमेंट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। देखिए, एलिमेंट के बाद और इसको क्लासिफाइड किया गया है। मैंने पहले ही बताया कि एलिमेंट है तो ये 3 तरह से स्टेज में होते हैं। क्या? मेटल, मैटर जैसे 3 स्टेज में होते हैं। क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैसे ही इसके भी स्टेजेस होते हैं। तो मेटल में और क्या होते हैं इसके? तो इसके क्लासिफिकेशन होते हैं। किस में? मेटल। अब किसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। मेटल, नॉन मेटल, है ना, और मेटलॉइड। मतलब क्या समझ में आया? मतलब ये समझ में आया कि ये जो है वो मेटल है, सॉलिड है, मेटल है ना, और नॉन मेटल है, मतलब ये मेटल नहीं है ना। और एक क्या है? एक मेटलॉइड है। तो ये भी स्टेजेस है, क्लासिफिकेशन है। आप जब आपको पीरियोडिक टेबल में, जब मैं आपको बताऊंगा जो पीरियोडिक टेबल हमारा ऐसा होता है, तो इस वाले पीरियोडिक टेबल में आपको सारी बातें पता चलेगी कि आखिर ये बात कर क्या रहा है ना। ऐसा कुछ पीरियोडिक टेबल होता है जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो उस पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होता है? तो ये कुछ मेटल होते हैं, कुछ क्या होते हैं? एक मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, है ना, और कुछ क्या होता है? मेटलॉइड होते हैं, जो कि मेटल भी होते हैं और नॉन मेटल भी होते हैं। दोनों का मिक्सचर होता है, इसलिए इसे मेटलॉइड कहते हैं। करेक्ट है। क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं। ये जब हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल तो बेहतरीन तरीके से ये क्लियर होगा आपको। आगे देखते हैं कंपाउंड। कंपाउंड किसे कहते हैं? तो देखेंगे, अ कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस। मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको कि कंपाउंड किसे कहते हैं। तो कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस, मतलब प्योर सब्सटेंस है ये, पहली बात। मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। अब देखो, 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट, जैसे मैंने बताया है कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइंड होंगे, और उनका अलग, देखो एलिमेंट है तो उसका मास तो होगा। जब आप एलिमेंट को कंबाइन कर रहे हो, है ना, जब आप एलिमेंट को कंबाइन कर रहे हो तो ये तो बिल्कुल श्योर है कि इसका भी मास होगा और इसका भी मास होगा, है ना। तो ये तो बिल्कुल श्योर है। तो ये आपस में कंबाइंड होके और क्या बनाते हैं? तो कंपाउंड बनाते हैं। करेक्ट है, समझ में आ गया है। उसके बाद लिखा है विच कुड बी स्प्लिट बाय सुटेबल केमिकल मेथड। ये कुछ केमिकल मेथड है जिससे इनको स्प्लिट किया जा सकता है। इन कंपाउंड को क्या किया जा सकता है? स्प्लिट किया जा सकता है, यानी तोड़ा जा सकता है कुछ केमिकल मेथड के थ्रू। ठीक है। तो चलें आगे देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कंपाउंड का। तो कंपाउंड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ध्यान से देखना। दिमाग में आपके ये चलना चाहिए कि कंपाउंड की थ्योरी आपके दिमाग में घूमते रहनी चाहिए, तभी आप उसके कैरेक्टरिस्टिक को वेरीफाई कर पाओगे कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है। तो कंपाउंड जो है उसका जो आपके दिमाग में जो घूमना चाहिए वो सिर्फ ये घूमना चाहिए कि कंपाउंड को किससे बनाया गया है। तो कंपाउंड बनाया गया है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब आपस में मिले तो कंपाउंड बनता है। ये चीज़ें आपको अपने माइंड पे रखनी है। उसके बाद देखनी है कि कैरेक्टरिस्टिक आखिर क्या है। तो देखेंगे, कंपाउंड ऑलवेज कंटेन अ
डिफाइनाइट प्रोपोर्शन ऑफ द सेम एलिमेंट बाय मास। क्या बोला यहाँ पे? ये बोला है कि कंपाउंड जो है वो हमेशा कंटेन करता है क्या? डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, मतलब इसका जो प्रोपोर्शंस है वो फाइनाइट होता है। मतलब अपन जैसे कुछ इनका रेशियो होता है, जो एलिमेंट का एलिमेंट जो इन लोग मिलते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं, तो इनका कुछ रेशियो होता है ना, और इनका कुछ मास होता है। ठीक है, तो ये डिफाइंड होता है। ऐसा नहीं है कि हमको मालूम नहीं कितना मिलाना है और वैसे ही दोनों को हम मिक्स कर दिए या दोनों एलिमेंट को आपस में मतलब केमिकल अटैच कर दिए। तो हमको क्वांटिटी बिल्कुल मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका रेशियो मालूम होना चाहिए। दूसरा जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है उसको देखते हैं, और इनका मास होता है वो तो आपको मालूम है, कहने की बात ही नहीं है। दूसरा जो है, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। मतलब क्या बोला कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो टोटली डिफरेंट होगी। किसकी प्रॉपर्टी? कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो है वो टोटली डिफरेंट होगी उसके एलिमेंट की प्रॉपर्टी से, बिल्कुल होगी, है ना, टोटली डिफरेंट होगी। कैसे? क्योंकि दो एलिमेंट मिल रहे हैं आपस में। याद रखो, जब दो एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ और हो सकती है, इसकी प्रॉपर्टी कुछ और हो सकती है। जब ये दोनों आपस में क्या होंगे, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपस में मिलेगी, मिक्सड अप होगी। और जब ये मिक्सड अप होंगे तो ये जो आपका कंपाउंड बनेगा, ये जो आपका कंपाउंड बनेगी, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो इनसे तो डिफरेंट होगी, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी अलग है। तो इन दोनों का मिक्सचर ही तो आएगा, मतलब प्रॉपर्टी आपका डिफरेंट तो होने ही वाला है एकदम। ठीक है, करेक्ट। आगे देखेंगे, कंपाउंड्स आर होमोजीनियस। कंपाउंड जो है आपका वो होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस है मीन्स क्या समझ में आता है? होमोजीनियस है मीन्स इसका एक रेशियो है। पहली चीज़, इसका एक रेशियो है ना। और दूसरी चीज़ क्या, कि इसमें कोई बाउंड्री नहीं दिखता। जैसे कि आपने किसी भी दो एलिमेंट को आप मिला रहे हो, सपोज करो एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2, दो एलिमेंट को आपने मिलाया, है ना। ये दोनों एलिमेंट का आपस में बाउंड्री नहीं दिखना चाहिए। बाउंड्री इन द सेंस, मान के चलो आपने दो चीज़ें आपने मिलाई, है ना। जैसे कि आपने दो चीज़ें मिलाई है। जनरली अगर इसका एग्जांपल के बारे में बात करूं तो अगर आप सैंड और स्टोन, इसकी बात करें, सैंड और स्टोन, छोटे छोटे जो स्टोन होते हैं सैंड के, अगर आप इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो आपको ये दोनों मिक्सअप तो दिखेंगे कि हाँ ये मिले हैं, मतलब उसी के अंदर है। बट क्या है, इनका एक बाउंड्री होगा, मतलब आप अलग अलग आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये दोनों आपको अलग अलग दिखाई देंगे। तो ये इनकी बाउंड्री होती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या, कि ये रेशियो में होते हैं, मतलब पर्टिकुलर इतने ही मात्रा में ही हमको मिलाना है दोनों एलिमेंट को, ये चीज़ें। आगे देखेंगे, कंपाउंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो, कंपाउंड को हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं किस फॉर्म में, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। दो तरह के कंपाउंड होते हैं। याद रखने वाली बातें हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा सा ये एक टॉपिक है कि कंपाउंड है और ये दो तरह से क्लासिफाइड होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो अब इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं आपका कि आप क्लासिफाइड, मतलब आप कर कैसे पाओगे, आपको पता कैसे चलेगा कि ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। करेक्ट, पहला तो दिमाग में यही सवाल आएगा कि ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, पता कैसे करें। तो देखिए आगे पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज विच एरियोबेटेंट फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स सच एज मिनरल। मतलब क्या बोला इसने बोला इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे, जो नॉन लिविंग है। आपको एक बेहतरीन टेक्निक बताता हूँ, इनऑर्गेनिक अगर लिखा हुआ है
इनऑर्गेनिक लिखा हुआ है ना, और लिखा हुआ है ऑर्गेनिक, तो मैं एक बेहतरीन टेक्निक ये बात बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ कि ऑर्गेनिक मीन्स, हालांकि होता कुछ है, ये सिर्फ रिलेट करके याद रखने वाली चीज़ें है ना, एक दूसरे से रिलेट रख के याद करने वाली चीज़ है। हालांकि ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक ही होता है, लेकिन सिर्फ याद करने के लिए मैं ये चीज़ ट्रिक बता रहा हूँ कि जिनके ऑर्गेन्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक कहते हैं, ठीक है, और जिनमें ऑर्गेन्स नहीं होते उन्हें क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक। ये सिर्फ याद रखने का ट्रिक है, ठीक है। अब ऑर्गेन्स किस में होंगे, तो आपको ये मालूम है कि ऑर्गेन्स किस में होते हैं, लिविंग थिंग। ऑर्गेन्स किस में होते हैं, लिविंग थिंग में। तो आपको क्या मालूम चला, आपको मालूम चला कि ऑर्गेनिक मीन्स क्या होगा, लिविंग थिंग्स। ऑर्गेनिक मीन्स जो जिंदा है, लिविंग थिंग्स, और इनऑर्गेनिक में नॉन लिविंग थिंग्स। बस ये याद रखने का एक ट्रिक है, आपको इसलिए बताया मैंने। इनऑर्गेनिक क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स। अब याद रखना इसको। अभी आगे देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज विच एरियोबेटेंड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स, मतलब ये नॉन लिविंग सोर्स होता है, जैसे कि मिनरल है ना, इसके एग्जांपल क्या है, कॉमन सॉल्ट, मार्बल, लाइमस्टोन है ना, ये सारे इसके एग्जांपल है। जो लिविंग है ही नहीं, नॉन लिविंग है, करेक्ट। तो ये क्या है, नॉन लिविंग सोर्स या नॉन लिविंग थिंग, इसे कहेंगे इनऑर्गेनिक, करेक्ट है। अभी बात करते हैं ऑर्गेनिक। तो जो ऑर्गेनिक हमारे कंपाउंड होते हैं वो लिविंग होते हैं, उसके एग्जांपल क्या, ऑयल, वैक्स, फैट, ये सब है ना। एक चीज़ और है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अगर बात करें तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है हमारा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन, मतलब लिविंग थिंग में कार्बन रिप्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। इनऑर्गेनिक में ज़रूरी नहीं है, नहीं होता है, बहुतों में नहीं भी होता है, मैक्सिमम में नहीं होता है कार्बन, है ना, किसमें, इनऑर्गेनिक में। लेकिन ऑर्गेनिक में कार्बन का होना ज़रूरी है, करेक्ट। आगे चलें, अभी देखते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, तो ए मिक्सचर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। अभी देखें हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा कि दो एलिमेंट जब आपस में मिले, तो हमने क्या बनाया था, याद करो, हमने बनाया था कंपाउंड, ठीक है। सेम प्रोसेस है यहाँ भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं, मिक्सचर, है ना। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिल रहे हैं और क्या बना रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं। अभी देखिए इसमें कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। तो कंपाउंड और मिक्सचर में ये डिफरेंस है कि मिक्सचर जो होते हैं ना, इसकी एक बाउंड्री आपको शो होती है। मतलब जैसे कि आपने मिक्सचर जनरली जो हम मिक्सचर यूज़ करते हैं घर पे जो मिक्सचर यूज़ करते हैं उस पर आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसे कि जनरली जो मिक्सचर आता है, क्या का आता है, हल्दीराम का आता है ना। जो मिक्सचर जनरली मिक्सचर है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, है ना, बहुत सारे अलग अलग मिक्सचर के पार्टिकल होते हैं, पतले पतले भी होते हैं, कुछ नट्स भी होते हैं, है ना। तो उसमें किशमिश भी होता है। तो ये सारे मिक्सचर हैं जो अलग अलग दिख रहे हैं तो साथ में, लेकिन अलग अलग दिख रहे हैं तो ये कहलाता है मिक्सचर। लेकिन कंपाउंड का क्या है, तो कंपाउंड का ये है कि ये एक साथ मिक्सचर एक साथ होकर भी या आपस में दो एलिमेंट जुड़कर भी अलग हो सकते हैं। ये दो एलिमेंट जो आपस में जोड़ के भी अलग हो सकते हैं, मतलब इनको स्प्लिट किया जा सकता है एकदम वापस से, तो इसे कहते हैं मिक्सचर, है ना। लेकिन अगर ये दो एलिमेंट आपस में जुड़ रहे हैं और इसको वापस से वो अलग नहीं किया जाएगा, अलग नहीं किया जा सकता है, इसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता है, तो ये कहलाएगा कंपाउंड,
करेक्ट है, डिफरेंस समझ में आ रहा है। एलिमेंट से ही बन रहा है दोनों, लेकिन एलिमेंट्स को अगर आप सेपरेट कर सकते हो, ये सेपरेशन अच्छे से हो जाता है, तो वो कहलाएगा मिक्सचर। और अगर एलिमेंट है, अगर वो सेपरेशन नहीं होता और कोई वो दूसरा चीज़ बना रहा है, तो ये कहलाता है कंपाउंड। ठीक है, अभी देखिए मिक्सचर में क्या लिखा है। अ मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड इन एनी प्रोपोर्शन so that the component do not lose their identity। देखो अब यहाँ पे एक और चीज़ हमको समझने पड़ेगी, क्या कि ये दो या दो से अधिक कंपाउंड भी आपस में मिलके बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? क्योंकि देखो एलिमेंट है ना, एलिमेंट जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलके बनाए हैं, क्या आपस में मिलके बनाए हैं कंपाउंड, है ना। तो जब दो या दो से एलिमेंट आपस में मिलके बनाए कंपाउंड, तो ऐसे ही ऐसे एलिमेंट जिसको अलग अलग कर सकते हैं हम, तो ऐसे ही ऐसे एलिमेंट आपस में अगर मिल गए हमको, तो वो दोनों को मिला के हम मिक्सचर तो बना ही सकते हैं, पहली बात। ठीक है, और अगर ऐसे एलिमेंट्स हमको कंपाउंड में मिले, मतलब दो डिफरेंट कंपाउंड मिले जिसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। दो कंपाउंड को अगर हम ऐड करेंगे, डिफरेंट कंपाउंड को, और ये कंपाउंड क्या होंगे कि इनकी खुद की आइडेंटिटी हो, कि हाँ ये जैसे ये जैसे इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी आइडेंटिटी कुछ और है, इसकी आइडेंटिटी कुछ और है, अलग है, और इसको अच्छे से सेपरेट किया जा सके, बाद में वापस से सेपरेट किया जा सके, तो ये कहलाता है क्या, ये जो अब बनेगा ये फिर से कहलाएगा मिक्सचर। तो क्या हो गया, अभी देखें मिक्सचर का दो चीज़ें समझ में आई। मिक्सचर किसे कहेंगे, या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब आपस में मिलते हैं तो इसे कहेंगे मिक्सचर, पहली बात। और इसमें बेसिक क्या है कि ये दोनों एलिमेंट को वापस से सेपरेट किया जा सके, है ना। वैसे ही जब दो एलिमेंट मिलके कंपाउंड भी बनाते हैं, लेकिन मिक्सचर क्या होता है कि ये कंपाउंड को भी ले सकता है, कि दो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स आपस में मिले तो उनको भी मिलाने से मिक्सचर ही बनता है। समझ में आ रहा है कहने का रिलेशन, समझो इसके बीच का कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल भी दूंगा मैं। जैसे एक एग्जांपल देखता हूँ कि दो एलिमेंट मिलके मिक्सचर बना रहे हैं, है ना। तो इसका एक एग्जांपल है, इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ। तो एक देखो, दो कंपाउंड मिलके कैसे मिक्सचर बना रहे हैं। तो ये होगा CaO और ये होगा CO2। ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं, CaCO3 बनाते हैं। तो अभी आप देखो कि ये क्या है, ध्यान से अगर इस एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको सारी चीज़ें एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगी। ये है कैल्शियम, जो कि क्या है, एलिमेंट नंबर 1। ये है ऑक्सीजन, जो कि क्या है, एलिमेंट नंबर 2। तो ये दो एलिमेंट आपस में मिले हैं, तो ये अगर टोटली हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड बोल सकते हैं इसको, कंपाउंड। वैसे ही यहाँ पे देखें, ये है कार्बन, तो ये है एलिमेंट नंबर 3। ये है ऑक्सीजन, तो ये है एलिमेंट नंबर 4। ये दोनों अगर आपस में मिले हैं तो इसे भी क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड बोल सकते हैं। अभी देखो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड है कि नहीं, ये दूसरे कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड नंबर 1 दे देते हैं, ये कंपाउंड नंबर 2 दे देते हैं, और ये दोनों जब आपस में मिले हैं तो ये जो हमारा बना, ये क्या बना, मिक्सचर। क्लियर हो गया। एकदम छोटी चीज़ें हैं और एकदम क्लियर चीज़ें हैं। ठीक है, कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ठीक है, आगे देखते हैं। मिक्सचर के दो क्लासिफिकेशन, दो पार्ट्स हैं। तो क्या क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द sample. The component of such mixture cannot be seen under powerful microscope. They are also called solution. Example of homogeneous, देखो
होमोजीनियस जो होता है, दो चीज़ें मैंने बताई थी इससे पहले, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या होता है, इसमें आपको बाउंड्री नहीं दिखेगा। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, बाउंड्री आपको नहीं दिखेगा। और ये क्या होगा, कंपोजिशन होगा किसका, कंपोजिशन होगा दो और मोर एलिमेंट हो या दो और मोर कंपाउंड हो, क्योंकि मिक्सचर तो बनता है एलिमेंट के मिलने से या कंपाउंड के मिलने से। आपस में जब वो दोनों मिलते हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो मिक्सचर बनता है, ये तो क्लियर है। तो अब वो जो मिक्सडअप हो रहा है, तो उसमें क्या है कि आपको क्या होगा, द कंपोनेंट एज सच अ मिक्सर कैन नॉट बी सीन अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, जिसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते हैं, कैन नॉट बी सीन। ठीक है, तो और क्या लिखा है, दे आर आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन, और ये खुद ही सॉल्यूशन बन जाते हैं, है ना। इनको सेपरेट किया जा सकता है, देखो मैंने बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इनको सेपरेट किया जा सकता है वापस से, यानी ये रिवर्सेबल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो सेपरेट किया जा सकता है इनको। तो जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं एयर, सी वाटर, गैसोलाइन, ब्रास, इनको सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन ये ऐसे मिक्स हो जाते हैं कि इनकी बाउंड्री नहीं दिखती हमको। मतलब मिक्स तो हो जाते हैं, लेकिन ऐसे मिक्स हो जाते हैं कि इनकी बाउंड्री, जैसे कि दो चीज़ों को आपने आपस में मिला रखा है ना, दो चीज़ों को आपस में मिला रखा है, तो मान के चलो इसी में फर्स्ट चीज़ है, इसी में सेकंड भी एलिमेंट है, सेकंड भी कंपाउंड है। तो ये दोनों जब आपस में मिले हुए हैं, तो इनकी बाउंड्री तो एक ही बाउंड्री दिख रही है हमको, तो सिंगल बाउंड्री दिख रही है। तो इसमें वही प्रोसेस होता है कि इसकी बाउंड्री जो है ना, इसकी बाउंड्री वो एक ही बाउंड्री दिखती है, मतलब अलग से नहीं दिखती। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, तो हेट्रोजीनियस में आपको दोनों बाउंड्री दिखेगा, जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट का बाउंड्री हो गया और ये सेकंड एलिमेंट की बाउंड्री हो गई, सेकंड एलिमेंट या फिर कंपाउंड, है ना। कंफ्यूज मत होना अगर मैं एलिमेंट भी बोल रहा हूँ, क्योंकि एलिमेंट और कंपाउंड दोनों हो सकता है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जब आपस में मिलते हैं तो मिक्सचर बनता है। तो इसमें यही एक फ़र्क है। और क्या फ़र्क है, तो और ये फ़र्क है कि ये जो होमोजीनियस है, ये इसका क्या होता है, इसका होता है फिक्स्ड रेशियो, इसका होता है फिक्स्ड रेशियो होता है ना, फिक्स्ड रेशियो होता है। इसका क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता, है ना, इसका फिक्स्ड रेशियो नहीं होता। और क्या होता है, और होमोजीनियस, ये होमोजीनियस जो है और क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो होमोजीनियस जो है, इसको अंडर वाटर में इसको हम अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, किसको, होमोजीनियस को। और क्या है, दे आर आल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन, इसे क्या कहेंगे, इसको सॉल्यूशन कह सकते हैं, और इसके एग्जांपल तो मैंने बता ही दिया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हेट्रोजीनियस में। तो हेट्रोजीनियस में मैंने पहले ही थोड़ा सा बता दिया आपको। उसके बाद देखते हैं कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पार्ट्स, मतलब दो और दो से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं। इसमें किसके पार्ट्स होते हैं ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये जो पार्ट्स होते हैं वो कंपाउंड होते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड। ठीक है, विच हैव डिफरेंट कंपोजिशन, जो डिफरेंट कंपोजिशन में होंगे, है ना। देज मिक्सचर है विजिबल बाउंड्रीज, देखो जो बातें मैंने बताई वो इसमें विजिबल बाउंड्रीज होते हैं, ये 1 ये 2, इसकी बाउंड्री दिखेगी आपको, है ना। तो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैन बी सीन विथ नेक्ड आई। देखो इसको तो अपन, देखो इसको क्या बोला था इसने, इसको क्या बोला था कि ये जो मिक्सचर है इसको क्या है, कैन नॉट बी सीन अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप, है ना। तो ये इसके जो कंपोनेंट थे उसको हम क्या करते थे, इसको सीन नहीं कर सकते, किसके भी माइक्रोस्कोप, जो पावरफुल माइक्रोस्कोप है उससे भी नहीं देख सकते, किसको, होमोजीनियस। लेकिन हेट्रोजीनियस में आप ऐसे ही देख सकते हो, हेट्रोजीनियस में आप वैसे ही देख सकते हो। इसका कैसे एग्जांपल, एक सिंपली मिक्सचर है, देखना आप, सिंपली मिक्सचर जो हम यूज़ करते हैं, उस मिक्सचर में जो सब नट्स, किशमिश और सेव, ये सब का जो मिक्सचर बनता है, तो उसमें सारे पार्टिकल्स आपको अलग अलग दिखाई देंगे।
सभी की अलग अलग बाउंड्री सब अलग ही अलग दिखाई देंगे, हालांकि मिक्स होके आता है। और उसका एक एग्जांपल क्या है, सैंड, सॉल्ट, चॉक, पाउडर, वाटर, ये इसके एग्जांपल है ना, इसके एग्जांपल है। इसको अपन क्या कर सकते हैं, सेपरेट तो कर सकते, देखो मिक्सचर है तो सेपरेट कर सकते हैं, याद रखना। कोई भी मिक्सचर हो, चाहे होमोजीनियस हो चाहे हेट्रोजीनियस हो, सेपरेशन तो होगा, लेकिन बस ये फ़र्क कि ये होमोजीनियस में रेशियो होता है ना, एक फिक्स रेशियो होता है, और इसमें फिक्स रेशियो नहीं होता, पहली बात। दूसरा कि इसमें आपको बाउंड्रीज नहीं दिखाई देती इसमें, और हेट्रोजीनियस में आपको बाउंड्रीज दिखाई देगी। ठीक है, बस आगे चलते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि इट स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो हमने इससे पहले क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो अभी क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, मास का कंजर्वेशन। तो मास का कंजर्वेशन कैसे होगा, कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, मीन्स आपको बचाना है, बचा के रखना, मतलब बचाना रखना है ना, कंजर्वेशन मतलब। तो इसमें इसको किसने दिया था, तो देखो इसको दिया था एंटोनियो लेवोसियर ने दिया था, 1789 में दिया था। किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसने क्या बोला था, इट स्टेट दैट मैटर या फिर मास, देखो मैटर लिखा हुआ है, तो आपको ये बिल्कुल क्लियरिफाई होना चाहिए कि मैटर के बारे में बात हो रही है, मतलब इसके अंदर मास तो होगा। क्योंकि मैटर किसे कहते हैं, मैटर जो एरिया ऑक्यूपाइड करता है और उसका खुद का मास होता है, यही तो बात है ना, भूलना नहीं कभी। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब मास को हम ना बना सकते हैं और ना इसको नष्ट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या रहती है, कंजर्व्ड रहती है। अब देखो लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन ऑफ लॉ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो देखेंगे, देखो अब मास बोल रहा है और ये कह रहा है कि मास जो है वो कंजर्वेशन मतलब कंजर्व्ड रहता है। तो कैसे कंजर्व्ड रहता है, तो मास जो है वो जितना, जैसे दो एलिमेंट या दो पार्टिकल्स हैं, ये आपस में मान लो मिल के तीसरा पार्टिकल बना रहे हैं, तो इसका मास मान लो 1 मोल है ना, इसका भी 1 मोल है। तो जो पार्टिकल हमारा जो कॉम्बिनेशन करके इन पार्टिकल को अगर कंबाइन किए हैं, तो जो एलिमेंट ये जो कंपाउंड बना है, ये क्या बनाएगा, ये 2 मोल का बनाएगा। तो यहाँ पे देखें, इसका मास था 1 मोल, इसका मास था 1 मोल, तो जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो क्या है, 2 मोल का। मतलब आपका जो मास है वो कहीं से भी लॉस नहीं हुआ, ठीक है, कंजर्व्ड हुआ। ठीक है, तो यही कहा है इस लॉ ने। आगे देखेंगे, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन ऑफ लॉ इज कांस्टेंट कंपोजिशन। तो दिस लॉ वाज प्रपोज्ड ऑफ लुइस प्रोस्ट। अब देखो लुइस प्रोस्ट ने 1799 में कुछ और क्या किए हैं, ये जो मास के बारे में है उनके बारे में बताए हैं, और क्या बताए हैं कि डिफाइंड किए हैं किसको, प्रोपोर्शन को, या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को इन्होंने डिफाइंड किया है, किसने, लुइस प्रोस्ट ने 1799 में। देखो इसने क्या कहा है, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट। केमिकल कंपाउंड जो है, देखो इसने बहुत ही क्लेरिफाई बोल दिया कि केमिकल कंपाउंड जो है वो हमेशा कंसिस्ट करता है, क्या कंसिस्ट करता है, सेम एलिमेंट, सेम टाइप के एलिमेंट होंगे और आपस में मिलते हैं तो हम उसे कंपाउंड बोलते हैं। मैंने पहले बताया आपको, सेम पहला लाइन उसने वही बोला, कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो। और क्या बोल रहा है कि ये दोनों कंबाइंड होंगे एक दूसरे से, लेकिन सेम रेशियो से कंबाइंड होंगे, मतलब इनका कोई रेशियो होगा जिससे ये कंबाइंड होंगे। ठीक है, रेशियो होने का मतलब क्या होगा, मान के चलो ये ए और ये बी, ये आपस में कंबाइन होके बना रहे हैं सी, तो ए का रेशियो है, मान लो कि ए
ए लिए हम कितना लिए, तो ए लिए हम 2 मोल और बी लिए 4 मोल, तो ये टोटल आया 6 मोल, है ना। तो इसका रेशियो है ना, इसका रेशियो है, क्या रेशियो, 2:4 का रेशियो, 2:4, या फिर इसको अगर कट आउट करें तो क्या हो जाएगा 1:2। तो ये इसका रेशियो, ए 1 होगा तो बी आपको कितना मिलाना पड़ेगा, बी आपको 2 रेशियो मिलाना पड़ेगा, ये कहलाता है रेशियो। तो ये बोला कि सेम रेशियो होना चाहिए, मतलब एक फिक्स रेशियो होना चाहिए। और क्या बोला, इररेस्पेक्टिवली ऑफ द मेथड ऑफ प्रोपोर्शन और द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज टेकन, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए, रिस्पेक्टिव होता है, इररिस्पेक्टिव, इसका जो मेथड होना चाहिए इररिस्पेक्टिव होना चाहिए प्रोपोर्शन का, है ना। और सोर्स, किसी सोर्स से इसे लिया जाए, एलिमेंट से मिलके ही कंपाउंड बने तो किसी सोर्स से तो लिए ही होंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखें, आगे देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सब देखो मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, तो प्रपोज बाय डाल्टन इन 1803। देखो डाल्टन ने कुछ कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें बताई है। डाल्टन का एक ही ड्रॉबैक है, उस ड्रॉबैक के बारे में बताऊंगा, मतलब ड्रॉबैक मीन्स कमियाँ, ठीक है। तो डाल्टन का एक ही कमी है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो डाल्टन ने क्या किया, देखो, when two element combine to form two or more compound, जब दो एलिमेंट, है ना, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बना लेते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो दो या दो से अधिक कंपाउंड बना लेते हैं, क्लियर है। देखो वही बात ये भी बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि एलिमेंट जो है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जो है वो आपस में क्या हो रहे हैं, एलिमेंट जब आपस में मिलेंगे तो कंपाउंड तो बनाएंगे ही। तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिल रहे हैं तो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाएंगे, क्लियर है, ठीक है। आगे देखेंगे, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, इसमें बिल्कुल हो सकता है डिफरेंट मास हो सकता है हर एक एलिमेंट का, है ना, विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर, है ना, जो कि मिलेगा किससे, जैसे एक जो एलिमेंट है इसका मास क्या है, डिफरेंट है, इसका जो मास है एक एलिमेंट का वो डिफरेंट है, और वहीं दूसरा एलिमेंट का जो मास है वो क्या है, डिफरेंट होगा, है ना, और फिक्स्ड होगा, है ना, डिफरेंट होगा और फिक्स्ड होगा, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, तो कंपाउंड बना रहे, क्लियर है। तो ये जो है मास किसका है, तो एलिमेंट का है, ये एलिमेंट है ना, दो एलिमेंट आपस में मिलके ही तो कंपाउंड बनाते हैं, क्लियर है। अभी देखेंगे आगे क्या बोला इसने, मास ऑफ एन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर बियर अ सिंपल रेशियो ऑफ वन अदर। मतलब इसने क्या बोला कि दो एलिमेंट आपस में जब मिलते हैं तो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बना लेते हैं, और इन एलिमेंट का एक रेशियो होता है ना, जिस रेशियो में ये आपस में मिलते हैं और नया कंपाउंड बनाते हैं। तो और क्या है कि इनका जो रेशियो है वो ज़रूरी नहीं है कि दो कंपाउंड आपस में मिल रहे हैं तो दोनों का रेशियो सेम हो, दोनों का रेशियो डिफरेंट हो सकता है, और जो कंपाउंड बन रहा है ना, जो कंपाउंड बन रहा है वो अलग हो सकता है, हालांकि इनका मास सेम होगा, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, गे लुसाक ने क्या कहा था। गे लुसाक कौन है, एक साइंटिस्ट है, उसने क्या कहा था, तो इसने गैस के वॉल्यूम के बारे में बात किया था। गैस के क्या के बारे में, वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम इसको समझ में आता ही होगा, है ना, मैथ्स में बहुत जगह पढ़े होगे। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, आयतन बोलते हैं इसको हिंदी में। वॉल्यूम मतलब क्या होता है इसका, आयतन, हिंदी में बोलते हैं आयतन, इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, है ना, क्लियर है। तो देखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन गैसेस कंबाइन और are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure। क्या बोला इसने बोला है कि इस लॉ के अनुसार क्या होता है कि गैस कंबाइंड होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं किससे, केमिकल रिएक्शन से। जब दो गैस आपस में कंबाइंड होंगे या प्रोड्यूस होंगे तो किससे प्रोड्यूस होंगे, केमिकल रिएक्शन से।
केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन तो होना ही है, तभी तो सारी चीज़ें होगी, ऐसा थोड़ी है। तो केमिकल रिएक्शन से दो गैस को आपस में क्या कंबाइन होती है या फिर प्रोड्यूस होती है। और क्या बोल रहा है, सो इट सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैस। तो इसका देखो, जब दो गैसेस है तो उसका रेशियो भी होगा। मैंने बताया कि गैसेस हैं तो उनका कुछ रेशियो होगा, कि मान के चलो कि कुछ क्वांटिटी होगा। रेशियो मीन्स क्या होता है, क्वांटिटी होता है। मतलब ये इसकी 4 क्वांटिटी मिला है, उसकी 2 क्वांटिटी मिला है दोनों गैस की, तो क्या रेशियो हो गया, तो 1:2:4 हो गया या 1:2 हो गया, है ना। तो सिंपल है। रेशियो मीन्स क्या होती है, क्वांटिटी, डायरेक्ट क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। तो वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैस आर एट द सेम टेम्परेचर। और इसमें एक चीज़ और है कि इसकी टेम्परेचर दोनों जो कंबाइन हो रहे हैं, जो दोनों हमारे गैस जो कंबाइंड हो रहे हैं, उसकी टेम्परेचर और प्रेशर एकदम सेम होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर इसकी टेम्परेचर कम है, उसकी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो फिर गेल-लुसाक का लॉ वर्क नहीं करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन है ना और क्लोरीन, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये क्लोरीन का एटम। एटम क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें H2 लगा हुआ है, H2 लगा हुआ है ना। तो H2 लगा हुआ है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन का एक एटम और हाइड्रोजन का 2 एटम, जब ये दोनों आपस में मिले तो ये क्या बनाया, मॉलिक्यूल बनाया। मतलब क्या बनाया, H2 बनाया। H2 जो है वो मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल है किसका, गैस का मॉलिक्यूल। और दोनों गैस फॉर्म में, क्योंकि देखो गेल-लुसाक ने गैस का ही डेफिनेशन दिया वॉल्यूम का। तो हाइड्रोजन का मान लो कि वॉल्यूम 1 है और क्लोरीन का वॉल्यूम भी 1 है, तो जो HCl बन रहा है उसकी वॉल्यूम क्या है, 2। सारा प्रोसेस गैस में होगा, इसलिए ब्रैकेट में G लिखा हुआ, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को वो क्या बोलते हैं, बैलेंस करने तो आपको आता ही होगा। नहीं आता होगा तो मैं आगे के वीडियो में बता दूंगा बैलेंस किया गया है यहाँ। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है एवोगैड्रो लॉ है। तो एवोगैड्रो लॉ क्या होगा देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो एवोगैड्रो एकदम बेहतरीन लॉ है, बहुत इजी लॉ है ना। इनको दिया गया, एवोगैड्रो ने दिया था 1811 में, ठीक है। क्या कहा था इन्होंने कहा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस के बारे में ही बताया था इन्होंने कि गैस का जो इक्वल वॉल्यूम है ना, डिफरेंट गैस का इक्वल वॉल्यूम है, उनका क्या है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर रहना चाहिए, है ना। और उसके मॉलिक्यूल भी सेम रहने चाहिए, तब लगेगा, तब उसमें क्या लिख सकते हैं हम, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ कब लिख सकते हैं, जब किसी भी गैस में वॉल्यूम सेम रहे, गैसों जो एक से ज़्यादा गैस है, उन दोनों की वॉल्यूम या दो या दो से ज़्यादा है तो उनकी वॉल्यूम सेम होनी चाहिए, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, प्रेशर सेम होना चाहिए। यानी टेम्परेचर मतलब ताप और प्रेशर मतलब दाब यानी दबाव, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और इसके साथ साथ इसके मॉलिक्यूल भी इक्वल होने चाहिए। मॉलिक्यूल मतलब समझ रहे हैं, मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल मतलब होता है जब दो एटम आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं, तो इनके मॉलिक्यूल भी सेम होने चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हो क्या, एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। इसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ टीनी इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। मतलब ऑल सब्सटेंस मतलब जितने भी सब्सटेंस हैं वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। जितने भी सब्सटेंस हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल, है ना, जिसे कहते हैं एटम। तो ये डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी है ये हम आगे के वीडियो में करेंगे और आगे के वीडियो में फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ताकि जो आगे का नोटिफिकेशन आए आपका। आगे मैंने वीडियो 11th क्लास के सारे केमिस्ट्री के सारे क्लास कवर करूँगा, तो इनके जो जो वीडियोस आपको मिलेंगे वो नोटिफिकेशन के थ्रू मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।
थैंक यू गाइस।